एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी तक अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेसिक इक्वेशंस, एनर्जी और फेजर के बारे में बहुत तगड़े तरीके से डिस्कशन कर रखा है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ एसएचएम। यहां पर हमने दो टाइप ऑफ एसएचएम पढ़ना है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। अब लीनियर एसएचएम मतलब क्या? आपने देखा होगा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था वो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, घूमता रहता था, तो लीनियरली घूमता था। उसकी जो इक्वेशन आती थी लीनियर की, वो आती थी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर मैं बोलूं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। अब हम बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की। अब एंगुलर एसएचएम क्या होगा? यहां पर एंगल चेंज होगा, मतलब पार्टिकल को बांध दो और ऐसे 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 घुमाओ तो ये क्या बन गया? एंगुलर एसएचएम, राइट। सबसे बढ़िया एग्जांपल एंगुलर एसएचएम का बात करूं मैं तो सिंपल पेंडुलम आता है। बेस्ट एग्जांपल इज सिंपल पेंडुलम। ना सिंपल पेंडुलम स्टार्ट करें उसके पहले अपन देखते हैं कि जो कंडीशन होती है एंगुलर एसएचएम की वो कैसे होगी। यहां पर एक्सेलरेशन लेते हैं तो एंगुलर टर्म्स में क्या लेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यहां पे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, वहां पे क्या लेंगे हम? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए, अगर मैं फोर्स के टर्म्स में बात करूं तो हम लीनियर टर्म्स में बोलते हैं फोर्स, एंगुलर टर्म्स में उसी चीज को हम लिखते हैं टॉर्क, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंडीशन हो गई मेरी एंगुलर एसएचएम की। क्लियर। चलिए, अब टॉर्क के बारे में हम बहुत प्यार से डिस्कशन कर रखे हैं रोटेशनल मोशन में। अगर आपको टॉर्क समझना है तो एक बार वो वीडियो जरूर देखना। चलिए, अब टॉर्क की इक्वेशन होती है, टॉर्क होता है मेरा R क्रॉस F, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू एफ इंटू साइन थीटा इंटू सम डायरेक्शन एन गैप। अब मैंने यहां क्यों लगाया ये? क्योंकि आपको पता है टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, जब भी मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करता बच्चों मुझे क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, अब टॉर्क निकालने का सिंपल तरीका है, जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना हो, जिस पॉइंट पे टॉर्क हमेशा कहां से निकालते हैं? एक पॉइंट है किसी एक्सिस के अबाउट, तो आपको जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना हो, अपनी कलाई को, चिटिया कलाई को आपको रखना है वहां पे, फिर आपको घुमाना है अपने उंगलियों को, तो उंगलियों को खोलने के बाद, अपने को उंगलियों को खोलने के बाद आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर की तरफ उंगलियों को डालना है और इस उंगलियों को कर्ल करना है, मतलब घुमाना है कहां पर? फोर्स की तरफ, ठीक है। समझ में आया? जिस पॉइंट पे टॉर्क निकालना वहां पर कहीं रख दो, wrist रख दो, keep your wrist at the point where you need to calculate the torque, then stretch your fingers in the direction of the position vector r vector. What is this position vector? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां तक मेरी उंगलियां पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। उस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां पहुंच जाना चाहिए। कहां पर? यहां पे कलाई रख के जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वहां तक मेरी उंगलियां पहुंच जाए और फिर फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो, फोर्स की डायरेक्शन में घुमा दो, ठीक है। चलिए, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? पोजीशन लो और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, ठीक है, या फिर पोजीशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो इनटू फोर्स कर लो, ठीक है। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा डिस्कशन कर चुका हूं पहले रोटेशनल मोशन में, एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट के और टॉर्क के क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो हम लेते हैं सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम सिंपल होती है इसलिए वो सिंपल पेंडुलम है ना। तो यहां पे बॉब है जिसका मास है और लेंथ इसकी लेंथ कितनी? L। लगता है? चलो, तो यहां पे आपको दिखेगा कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसको क्या दिया मैंने? डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अगर इसको मैं यहां लेके आ गया और छोड़ दिया, ठीक है, तो ये ऐसा घूमता रहेगा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। तो आपको एक समझ में आ गई कि यार ये अगर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, तो अगर मैं एनर्जी का लॉस जीरो मानता हूं तो थीटा इधर आएगा, फिर भी नीचे, फिर थीटा उधर, फिर इधर, फिर थीटा, ऐसे घूमता रहेगा अगर मैं एनर्जी का लॉस जीरो मानता हूं तो, ठीक है। चलिए, अब ये प्रॉब्लम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही सही, और ये स्कूल में प्रैक्टिकल में भी आता है। आपके स्कूल में फिजिक्स लैब होगी। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे फिजिक्स लैब स्कूल में होती है,
तो फिजिक्स लैब होती है स्कूल में, नंबर भी मिलते हैं आप लोग को। अब कैसे मिलते हैं वो तो आपको पता ही है, उसके पीछे का काला सच। लेकिन आपकी जो फिजिक्स लैब में एक सिंपल एक धागा लटका होता है, उसके नीचे एक बॉल लटकी होती है, उसको बोलते हैं हिलाओ और टाइम निकाल के बताओ। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले जो आपका लैब टेक्नीशियन होता है वो आपको एक हिदायत देता है। हिदायत मतलब आपको वार्न करता है कि जो थीटा लेना है बच्चों वो बहुत बहुत छोटा लेना है, और अगर आपने थीटा छोटा नहीं लिया तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है, ये कब बताना पड़ता है? टीचर को बताना पड़ता है कब? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले। यूं नहीं कि इसको ले जाके उठा के लेगा, ये चला इधर इधर इधर, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, जो एंगल है बहुत 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 छोटा होना चाहिए। ठीक, अब शुरू करते हैं कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। क्या बच्चों अपने क्या निकालना, फोकस क्या करना है अपने को फोकस करना है टाइम पीरियड पे। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अब देखो, तो अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना मतलब क्या निकालना, ओमेगा, मतलब ओमेगा निकालना है, मतलब मेरे को रिलेशन चाहिए अल्फा या थीटा में, या टॉर्क और थीटा में। सिंपल सी बात, नो बकवास, मुझे क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं टॉर्क निकालता हूं। ठीक है, किस पॉइंट के बाद, ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहा हूं, पी। अब मान लीजिए ये बॉब मेरा यहां पर है, तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे होंगे? इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे। कौन कौन से? एक लग रहा होगा टेंशन अलाउंग द स्ट्रिंग, और एक लग रहा होगा मग्गा mg। बोलो हाँ, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब जो नेट टॉर्क आएगा, वो आएगा टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन। टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी प्लस टॉर्क ड्यू टू टेंशन। ठीक बात। चलो 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 चलो, अब वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे इसको। अब ध्यान से देखना यार, आपको एक चीज बताएं कि अगर ये टेंशन इधर से पास हो रहा है तो यहां से, इस पॉइंट से इस टेंशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगी, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। जब भी मेरा फोर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है तो उस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो। तो मतलब इसका टॉर्क तो हो गया जीरो। अब मेरे पास सिर्फ एक टॉर्क बचा, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी mg। अब इसको निकालने के दो तीन तरीके। कैसे? ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। एक तरीका तो यह है कि अगर मुझे फोर्स पता हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर r इंटू एफ इंटू साइन थीटा कर दो, बस सिंपल सी बात, नो बकवास। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, देखो यहां पे ये मेरा r वेक्टर है, ये मेरा r वेक्टर की लेंथ कितनी, l, तो ये l इंटू एफ, फोर्स कितना लग रहा है, मेरा बग्दा mg। अब ये जो थीटा होता है ये किसके बीच में एंगल होता है, r और f के बीच में। तो देखो ये r इधर का है, m इधर का है, मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब आपको पता पड़ेगा ज्योमेट्री और कॉमन सेंस से कि अगर ये मेरी लीटा है तो ये भी तो मेरी लीटा है, थीटा। तो आपको पता पड़ेगा कि यही मेरा थीटा है, मेरा आंसर आ गया mg sin थीटा, ये मेरा टॉर्क हो गया। क्लियर। ओके, अब क्या करते हैं, अब दूसरा मेथड निकालते हैं। ये हमने r परपेंडिकुलर टू फोर्स भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? अब देखो फोर्स इधर जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से नजर हटी कि कॉन्सेप्ट गया। तो यहां पे देखोगे आप कि फोर्स इधर जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये। तो मैंने mg लिख दिया। अब वो क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, जिस पॉइंट पे हमें टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट मुझे टॉर्क निकालना है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, इस ये फोर्स की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा ध्यान से। ये लेंथ l है, ये मेरी लीटा है, तो ये डिस्टेंस होगी l cos लीटा। ये क्या हुआ, l cos लीटा, और ये l sin थीटा। तो ये और ये क्या बराबर है, मतलब क्या मैं लिख दूं, l sin थीटा इक्वल टू mg, l sin थीटा इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया जो टॉर्क है, वो कितना आ गया मेरे पास, mg sin थीटा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, देखो ध्यान से, डायरेक्शन निकालने के लिए करना पड़ता है अपनी कल्हाइयों को, चीटी कल्हाइयों को, चिट्टियां ना उदाहरण, तो इधर रखो। अब r वेक्टर किधर है, r वेक्टर इधर है, और फोर्स किधर, नीचे की तरफ, r क्रॉस f, r यार है r क्रॉस f, फोर्स नीचे, तो r क्रॉस f आयो नीचे,
क्या ये थम बता था आपको? डायरेक्शन राइट हैंड से करना है। पहले बात तो पता होना चाहिए आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में डिफरेंस क्या है। जिससे अपन खाते हैं वो राइट हैंड होता है ना। अब सबका अलग अलग होता है, मैं राइट की बात कर रहा हूं। तो आपको पता पड़ गया कि आर क्रॉस एफ ये गया अंदर की तरफ, क्या माइनस के क्या लिख दूं? माइनस के क्या एम जी साइन थीटा माइनस के क्या, तो ये मेरा हो गया टॉर्क इक्वल्स टू माइनस एम जी साइन थीटा के क्या। अब ध्यान से देखो, 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 बिल्कुल ध्यान से देखना यार। एक चीज मेरे को समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रहा है? कि अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता तब तो एसएचएम रहता है। ये कंडीशन मेरे को पता है, दिस इज एसएचएम। अब बताओ बच्चों, क्या ये एसएचएम की कंडीशन है? यस और नो? क्या ये एसएचएम ये वाली कंडीशन एसएचएम की कंडीशन है? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों नो। टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ना कि साइन थीटा के। इसका मतलब ये जो हमने मेहनत की है बेकार। इसका मतलब कि यार कुछ अजम्पशन मान लूं। अगर कुछ अजम्पशन मान लूं तो इसका मतलब निकल जाएगा कि हाँ मैं इसको एसएचएम की कंडीशन बना सकता हूं। कब जब ये साइन थीटा की थीटा लिखूं। ये एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है। उस कंडीशन को बोलते हैं छोटा एंगल अप्रोक्सीमेशन। एक थ्योरम होती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस theorem, if the theta is very small, I can say if the theta tends to 0 degree, 0 नहीं tends to 0, मतलब बेसिकली आप ना 0 से 4 डिग्री के आसपास आप लगा सकते हो इस इक्वेशन को, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होती है, लेकिन ज्यादा के लिए काम नहीं करता। ठीक है, तो अगर थीटा छोटा है, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन ये कब लगेगा? जब मैं थीटा को छोटा मानूंगा, और अगर मैंने थीटा को छोटा माना तो मेरी टॉर्क इक्वेशन आ जाएगी mgl इंटू थीटा, अब देखो यार, इसे मैग्नीट्यूड ले रहा हूं ना, डायरेक्शन वो माइनस साइन से हटा दिया मैंने, या फिर आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू माइनस mgl थीटा। आपको दिख रहा है कि यस दिस 100% says that ये इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है, और ये एसएचएम को रिप्रेजेंट तभी करेगी जब मैं थीटा को छोटा मानूंगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो तो थीटा का ध्यान रखना। जिंदगी में कुछ करने के पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही सिंपल पेंडुलम का जब भी एक्सपेरिमेंट करो तो थीटा का ध्यान रख लेना बच्चों। अगर आपने थीटा का ध्यान रख लिया तो बस आपका एक्सपेरिमेंट 100% सही होगा। चलिए, तो इसको मैं काम करता हूं। टॉर्क क्या होता है? जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, आई इंटू अल्फा टॉर्क होता है। सिमिलरली यहां पे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो टॉर्क के लिए क्या रख रहा हूं मैं? आई अल्फा रखता हूं। तो अगर मैं उसको आई अल्फा रखूं, आई इंटू अल्फा, आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से देखना, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ता है। हमने टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकाला, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस का ml स्क्वायर, अल्फा इंटू ml स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखना बच्चों, यहां गलती हो गई, खेल लग गया कि ml स्क्वायर, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो उसी पॉइंट के अबाउट आई लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, चलिए, इक्वल्स टू माइनस mgl इंटू थीटा। तो आपको दिख रहा होगा m ने m को मार डाला, l ने l को भी मार डाला, अल्फा इक्वल्स टू माइनस g बाय l इंटू थीटा। इसका मतलब अगर मैं एसएचएम की इक्वेशन से इसको इक्वेट करूं तो ये जो वैल्यू आती है, क्या ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आती है? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू g बाय l, मतलब ओमेगा इक्वल टू रूट g बाय l, मतलब टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। दिस इज very important result that the time period of simple pendulum is t equals to 2 pi under root l by g, where t is time period, 2 pi is constant, l is the length of the string। कहां से कहां तक की लेंथ? इसके सेंटर ऑफ मास से
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की लेंथ, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, इसके सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की लेंथ, और जी तो आपको पता ही है पार्ले जी। क्लियर? चलिए बच्चों, अब लेते हैं क्वेश्चन और उसकी हेल्प से हम सीखेंगे बढ़िया कॉन्सेप्ट। आपने अभी देखा जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इसको मैं अगर मॉडिफाइड करूं थोड़ा सा तो ये होता है ए इफेक्टिव एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय ए इफेक्टिव, वेयर एल इज द इफेक्टिव लेंथ और ए इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता कि मान लीजिए ये 3 सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल 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 है, लेंथ सबका सेम है, और ये सॉलिड स्फीयर है जो कंप्लीट सॉलिड है, ये आधा सॉलिड है, मतलब नीचे नीचे इसके मास है और इसके एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मास है। ठीक है, अब मास कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि टाइम पीरियड में मास का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, अगर कोई लेना देना नहीं है तब भी मैं अगर सेम मास मान लू इनका कि इनका मास क्या है, सेम। अब आपको निकालना है कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा किसका कम, या फिर तीनों का टाइम पीरियड ज्यादा। अगर मैं बोल दूं इसको T1, इसको बोल दूं मैं T2, इसका टाइम पीरियड में बोल दिया T3, तो आपको रिलेशन निकालना है क्या ये बराबर होंगे, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, या फिर ये बड़ा ये छोटा। ऐसे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब वैसे तो आपको इसका आंसर शायद लग रहा होगा कि टाइम पीरियड तीनों का सेम है। क्यों क्यों लग रहा होगा? क्योंकि आपको पता है लेंथ तीनों की सेम है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, और जी तो सेम ही होता है, तो टाइम पीरियड सबका क्या होगा, सेम। ऐसा आपको लग रहा होगा, बट यहां पे हो जाता है गलती। जब मैं एल इफेक्टिव लिखता हूं बच्चों, तो एल इफेक्टिव हमेशा याद रखना ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। आया समझ? इसका मतलब जब मैं L की बात करूंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये मेरा होगा L1, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये मेरा होगा L2, और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, ये मेरा होगा L3। तो तीनों की लेंथ डिफरेंट है, हालांकि धागे की अगर लेंथ देखें तो तीनों की सेम है। आया समझ में? तो यहां पे हमको क्लियर हो गया कि इफ L1 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L3 and time period is directly proportional to length, so ज्यादा मेरी length ज्यादा मेरा time period, the correct answer will be T1 is greater than T2 is greater than T3, this is the correct answer। समझ में आया क्या? चलिए, अब यार मेरे को खुजाल हुई, मैंने बोला कि अगर मैं लेंथ बढ़ाऊं तो क्या मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकता हूं जहां पे इनफाइनाइट टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड कितना हो जाए? इनफाइनाइट। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यार जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एल के। अगर टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एल के, तब क्या होता है? तब लेंथ बड़ा और टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं लेंथ इनफाइनाइट लंबी है, ये लंबी है भयंकर, तो क्या टाइम पीरियड बढ़ जाएगा? अब यहां पे जो आंसर है वो है नो। टाइम पीरियड इंफिनिटी नहीं हो सकता। टाइम पीरियड बेसिकली मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 84.6 मिनट्स हो सकता है। अब आप बोलोगे ये वैल्यू कहां से? अभी दिखाते हैं। अगर टाइम पीरियड मुझे बढ़ाना है तो लेंथ बढ़ानी पड़ती है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन एक स्पेशल केस होता है कि if the length of the pendulum is very large, then you can't use this formula। अगर लेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा का मतलब लेंथ कंपैरेबल है रेडियस ऑफ द अर्थ के, रेडियस ऑफ द अर्थ के अगर कंपैरेबल है तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तब क्या करेंगे? तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरी अर्थ है। ध्यान से देखना, सिंपल सा डेरिवेशन है, बिल्कुल सेम जैसा हमने सिंपल पेंडुलम में किया। और मैंने यहां पे मान ली कि पेंडुलम है जिसकी लेंथ ऐसे हवा में लटका रखा है ना, स्पेस में गया और लटका दिया।
अब आपको दिख रहा होगा कि यार अगर मैं पेंडुलम मानता है ऐसा ये और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूं इतना, ठीक है, इसे समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं इतना, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए आप अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब कितने फोर्स लग रहे हैं? अभी भी दो फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से? एक लग रहा है टेंशन ऊपर की तरफ और एक लग रहा है एमजी। एमजी कहां लगेगा बच्चों? नीचे की तरफ नहीं, एमजी हमेशा धरती मैया के सेंटर पे लगता है। अर्थ हमेशा खींचती है अपने सेंटर की ओर, अपने सेंटर की ओर। अर्थ बोलती आओ। तो आपको पता पड़ेगी कि अर्थ का सेंटर यहां है, इसका मतलब एमजी लगेगा इस डायरेक्शन में। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एमजी। ग्रेविटी का फोर्स यहां लगेगा। क्या ये चीज समझ में आ रही? चलो बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो अपना काम आसान हो गया। अब ध्यान से देखें, अगर मैं टॉर्क निकालता हूं, टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क बेसिकली टॉर्क ड्यू टू टेंशन प्लस टॉर्क ड्यू टू एमजी आता है। अब आपको पता है टेंशन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ओनली, तो इसका तो जीरो हो गया। मतलब टॉर्क ड्यू टू टेंशन हो जाएगा mg इंटू लेंथ कितनी l इंटू साइन। अब साइन क्या लेते हैं? एंगल। किसके किसके बीच में? एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर। तो इस पॉइंट पर अगर मैं टॉर्क निकालूं तो ये तो इसका रेडियस वेक्टर ये हो गया, ये आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर, और ये मेरा फोर्स वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब क्या करें? एक काम करता हूं मैं, इसको मान लेता हूं बीटा। बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कैन आई राइट दिस एंगल टू बी अल्फा प्लस बीटा? बोलो 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 बोलो। करेक्ट। इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, mgl अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया। अब टॉर्क इक्वल्स टू mg। अगर ऐसे मानना है तो क्या मुझे एंगल को बहुत 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 छोटा मानना पड़ता है? अगर मुझे एंगल को बहुत छोटा मानना पड़ता है तो क्या मैं लिख दूं उसको थीटा की जगह डायरेक्ट साइन थीटा की जगह डायरेक्ट थीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चलिए। अब एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये आपने बचपन से सुना होगा। तो ये एंगल है, ये मान लीजिए आर्क लेंथ, कुछ मान लीजिए x, ठीक है, कुछ मान लीजिए, आपकी जो मर्जी है, ये मान लीजिए x आर्क लेंथ। मैं बहुत छोटा मान रहा हूं इसलिए आर्क को क्या ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मान रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। तो आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो जब अल्फा लिखूंगा तो ये आर्क लेंथ हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी। जब बीटा लिखूंगा तो ये आर्क लेंथ हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी। ये क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, और ये क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये जाएगा मेरे पास mgl अल्फा आर्क लेंथ बाय रेडियस, सो ये x डिवाइडेड बाय l प्लस ये कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय r, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क। अब डायरेक्शन फिर वही माइनस अंदर की तरफ है ना, तो अगर अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है तो मैं इसको माइनस लगा देता हूं ऑलरेडी, ठीक है। डायरेक्शन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं सिंपल पेंडुलम में। अब ये हो जाएगा मेरे पास mg l 1 by l प्लस 1 by r x, ठीक है। चलिए, अब टॉर्क क्या होता है? I इंटू अल्फा, तो ये जाएगा I क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, सो इट इज ml स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। चलिए, अब यार यहां पे x है, यहां पे अल्फा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे अल्फा होना चाहिए, यहां पे थीटा होना चाहिए, है ना। या फिर अगर यहां पे x है तो यहां पे क्या होना चाहिए? a, एक्सेलरेशन a। तो एक काम करता हूं, मुझे पता है एक रिलेशन v इक्वल्स टू ओमेगा r एंड a इक्वल्स टू अल्फा r, अल्फा इनटू r, ठीक। तो ये जाएगा मेरे पास अल्फा की जगह क्या रखता हूं मैं? ये अल्फा अलग है और वो अल्फा अलग है, याद रखना, ठीक है। वो एक्सेलरेशन वाला अल्फा है। तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास a डिवाइडेड बाय r, यहां पे रेडियस कितनी? लेंथ के बराबर, ठीक। चलो, अब काटा पीटी कर दो, काटा पीटी काटा खचक खचक, ये l से ये l गया, क्या बचा मेरे पास? ये m से m भी गया, क्या बचा? a इक्वल टू माइनस g 1 बाय l प्लस 1 बाय r इंटू x। अब a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से ओमेगा कितना आ गया मेरा? ओमेगा की वैल्यू आ गई।
अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई तो ये होगा ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर, ध्यान से देखना बच्चों, गलती ना कर देना बच्चों, ये जगह g डिवाइडेड बाय 1/l प्लस 1/r, सॉरी इनटू होगा g इनटू 1/l प्लस 1/r। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, उल्टा कर दो उसको, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर 1/g इनटू 1/l प्लस 1/r। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपकी जिंदगी में आ चुका है और इसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का यूज करके आपको टाइम पीरियड निकालना है, कब, जब मेरी लेंथ बहुत 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 ज्यादा हो। ठीक है, चलिए एक केस लेता हूं मैं कि अगर मेरी लेंथ इनफाइनाइट होगी, थोड़ा सा मतलब कर दें ऐसे, अगर मेरी लेंथ इनफाइनाइट होगी तो लेंथ टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1 बाय g 1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है 0, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, ये r ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा r बाय g। अब देखो r क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, g कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वैल्यू इज 80 comes out to be 84.6 मिनट्स। इसका मतलब आपकी जितनी मर्जी चाहे लेंथ बढ़ा लो, टाइम आपका 84.6 मिनट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो आइए बच्चों देखते हैं कुछ और स्पेशल केसेस। सबसे पहले आता है सेकंड पेंडुलम। अब सेकंड पेंडुलम का नाम सेकंड पेंडुलम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स और जो लेंथ होती है इसकी वो होती है 1 मीटर। स्टैंडर्ड है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अब देखिए हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। हमें पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, 2 2 गेट कैंसिल्ड, यू विल गेट g बाय l इक्वल्स टू पाई रूट g बाय l, इसको इधर ले गया राइट, तो कितना हो जाएगा g बाय l इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू आ गई मेरे पास g बाय पाई स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू होती है 3.14 और पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g होता है, तो ये आ गया 1, तो l इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। क्लियर, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और स्पेशल केस लेते हैं। हम देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम वाले केसेस। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सेलरेटेड फ्रेम है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है जो कि एक लिफ्ट में रखा है और लिफ्ट जा रही है ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरा ऑब्जर्वर यहां बिठा दिया, तो जैसे जैसे लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है मेरा ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर मेरा ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है तो आपको पता है कि इसके ऊपर एक टेंशन लगेगा, ऊपर नीचे लगेगा mg और एक और सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, दैट इज m into a। तो जो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा यहां पर, या मैं ऐसा बोलूं नेट फोर्स हो जाएगा यहां पर, वो होगा mg प्लस m, या फिर नेट एक्सेलरेशन होगा g प्लस a। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l इफेक्टिव बाय a इफेक्टिव वेयर इट इज a प्लस g। हमेशा याद रखना जब ऊपर होता है तो a प्लस g और नीचे आता है तो a माइनस g। तो यहां पर दूसरा केस हमारा बन गया कि अगर ये पेंडुलम नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g माइनस a। ठीक है, क्योंकि सूडो फोर्स इस केस में ऊपर लगने लग जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर लिफ्ट मूव करती है तो टाइम पीरियड में कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर, चलिए अब अगर ये एक्सेलरेट करता साइडवेज, इधर एक्सेलरेट करता, मान लीजिए आपको गाड़ी रख दिया मैंने, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये जो पेंडुलम था ऐसा, अब ऐसा करिएगा ऐसा हो जाएगा कुछ एंगल थीटा पे। ठीक है, तो यहां पे जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ठीक है, कैसे, मुझे पता है सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन इधर लगेगा और ये लगेगा mg इधर ma इधर, तो जो नेट फोर्स निकालूंगा वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा।
ठीक, चलिए अब एक और स्पेशल केस लेते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए किसी इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने इस गाड़ी को बिठा दिया और इसमें रखा एक पेंडुलम और उसको छोड़ दिया। ठीक है, ये गाड़ी है ना, टेस्ला कार हमारी। अब क्या होगा? अब जो टाइम पीरियड रहता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये क्या एक्सीलरेट करेगी इधर जी साइन थीटा से। तो इसका मतलब मेरे को फोर्सेस ड्रॉ करना पड़ेंगे। जैसे यहां पे फोर्स ड्रॉ करता हूं तो ये हो जाएगा टेंशन ऊपर, mg इधर और सूडो फोर्स इधर, mg साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा mg को, तो ये हो जाता है mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो आपको दिखा यार ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर गए। जो नेट एक्सेलरेशन बचा वो सिर्फ g cos थीटा बचा। तो मेरा टाइम पीरियड आ जाए t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g cos थीटा। तो बच्चों कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियर? ये जिंदगी है दोस्तों, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।